हेलो स्टूडेंट्स। आज का वीडियो बहुत ही ख़ास है क्योंकि मैं चाह रहा था, मैं सुनने भी में भी मुझे मिला कि बहुत सारे बच्चों को अभी भी जो सलूशन चैप्टर है उसमें कुछ डाउट्स हैं, कई सारे प्रॉब्लम्स हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना एक 20 मिनट का और वीडियो बनाया जाए और उसमें एक आपको मैं रिवीजन दिखाऊं 20 मिनट्स में सलूशन चैप्टर कैसे पढ़ा जाता है। थोड़ा मुश्किल तो है, बट आप 20 मिनट अगर कंसंट्रेट रहेंगे, जिसमें मैं कई सारे सेकंड अपने खर्च कर चुका हूँ, तो हम लोग बिना टाइम को खर्च किए सीधे टॉपिक पे आते हैं। स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे फिजिकल केमिस्ट्री सॉल्यूशन कंप्लीट रिवीजन है। मैंने कुछ टॉपिक के नाम लिख दिए हैं: हेनरीज लॉ, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशंस, वांट ऑफ फैक्टर, प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट जिसको बोला जाता है, राउट्स लॉ, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन और कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ फॉर नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। तो हम इस चैप्टर को रिव्यू करते हैं, शुरू करते हैं और 20 मिनट्स में देखते हैं कि हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं। ठीक है, मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा, कुछ बेसिक्स बताऊंगा, फिर से रिपीट करूंगा। जिसने भी अभी तक वीडियो सॉल्यूशन को क्लियर नहीं किया है, ये वीडियो देखें और कोशिश करें कि 20 मिनट्स में उसको कैसे कंप्लीट किया जा सकता है। ठीक है, तो शुरू करें, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ को मैंने सबसे पहले चुना क्योंकि मेरे नज़रिए से ये इस चैप्टर का सबसे छोटा और सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, छोटे में ख़त्म हो जाता है। ठीक है, गैसों की सॉल्युबिलिटी को लेकर के ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, गैस की सॉल्युबिलिटी, गैसों के बारे में बात करते हैं बस। ठीक है, पार्शियल प्रेशर को हम लोग रिवाइज करते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस के साथ। ठीक है, मैं रिपीट करूं, partial pressure of any gas over the solution is always proportional to directly the mole fraction of the gas in the solution। किसी भी गैस में, ठीक है, किसी भी गैस का जो सॉल्युबिलिटी होती है किसी भी सॉल्यूशन में, वो उसी के पार्शियल प्रेशर के प्रोपोर्शनल होता है। ऐसा यहाँ पे इस हेनरीज लॉ कॉन्सेप्ट में कहा गया। ठीक है, गैसों की सॉल्युबिलिटी, गैसों की सॉल्युबिलिटी को लेके मैं फिर रिपीट करूँगा। ठीक है, हमारे पास होता है सॉल्वेंट, हमारे पास होता है सॉल्वेंट, उसमें हम लोग क्या मिलाने वाले हैं, हम मिलाने वाले हैं गैस जो बनाएगा सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्वेंट में गैस मिलाने से बनता है सॉल्यूशन। और आपको मैं बता दूं, इस पूरे प्रोसेस में जो डेल्टा एच की वैल्यू है और जो डेल्टा एस की वैल्यू है, डेल्टा एस की वैल्यू नेगेटिव हो जाती है, डेल्टा एस की वैल्यू हो जाती है नेगेटिव। और डेल्टा एच की वैल्यू क्या होती है आपको याद है, मैंने आपको बताया, सॉरी, तो डेल्टा एच की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव, और डेल्टा एच की वैल्यू भी होती है नेगेटिव। आपको मैंने बताया हुआ कि ये प्रोसेस हमेशा एक्सोथर्मिक होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हेनरीज लॉ, अगर आप इसमें ग्राफ प्लॉट करेंगे तो आप बताएंगे कि यहाँ पर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच में जो ग्राफ होता है वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन मिलता है। ठीक है, जो इंडिकेट करता है कि प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस। डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशंस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशंस का मतलब था कि हम लोग बात करते हैं कि जो हमारा सॉल्यूशन होता है हम उसको कई तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं। ठीक है, क्लासीफाई करने का मतलब है कि हम लोग कैसे कैसे सॉल्यूशन बना सकते हैं। सॉल्यूशन कैसे बना सकते हैं आप, मैं 1 बाय 1 लिख दे रहा हूँ, देखते जाइए आप इसको। हम इसको डिवाइड कर सकते हैं: सैचुरेटेड, नो मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व इन ए गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। अनसैचुरेटेड, सॉल्यूट अभी भी डिजॉल्व हो सकता है। सुपर सैचुरेटेड, सैचुरेटेड के आगे का पोर्शन कि जब सॉल्यूट का थोड़ा ज़्यादा हिस्सा, ज़्यादा पोर्शन जो है उसमें डिजॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो हम उसे बोलते हैं सुपर सैचुरेटेड। ये एक इक्विलिब्रियम स्टेट होता है। ठीक है, इस तरीके से आप 3 तरीके से ये डिवाइड कर सकते हैं क्लासिफिकेशन में। इसके अलावा मैंने अभी आपको बताया ही है कि इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, 2 तरह के ये भी सॉल्यूशन होते हैं। इसके अलावा फेज के हिसाब से हम बताते हैं कि फेज के हिसाब से सॉल्यूशन को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, आप बोलते हैं कि सॉलिड फेज सॉल्यूशन है, लिक्विड फेज सॉल्यूशन है और गैसियस फेज सॉल्यूशन है। ठीक है, इसका मतलब कि किसी भी सॉलिड को, लिक्विड को या गैस को अगर सॉलिड में मिलाया जाए, मतलब सॉल्वेंट अगर सॉलिड होगा, ध्यान रखिए फेज का स्टेट हमेशा सॉल्वेंट के स्टेट को बताता है। ठीक है, तो अगर सॉल्वेंट सॉलिड है और सॉल्यूट लिक्विड, सॉलिड या गैस कोई भी होगा तो फेज सॉलिड होगा। लिक्विड अगर सॉल्वेंट है
तो लिक्विड होगा, गैस अगर सॉल्वेंट है तो गैस होगा। इस तरीके से सॉल्वेंट के फेज के हिसाब से 3 अलग अलग तरह के सॉल्यूशन भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो आप इन्हें इस तरीके से देखा, अमाउंट के बेसिस पर, फेज के बेसिस पर, डिसोसिएशन के बेसिस पर, इलेक्ट्रोलाइट्स या नॉन इलेक्ट्रोलाइट भी होते हैं। ठीक है, इस तरीके के हम लोग बात बोलते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की मीनिंग मैं बताना चाह रहा था आपको। आप कहेंगे सर टॉपिक इधर उधर पढ़ा रहे हैं, स्टार्टिंग से नहीं बताया आपने। सॉल्यूशन का मीनिंग मैं रिपीट करूं, होमोजीनियस, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। जब भी हम लोग सॉल्यूशन की बात करते हैं तो हम ये ज़रूर बोलते हैं कि होमोजीनियस मिक्सचर की हम बात कर रहे हैं एक्चुअली। ठीक है, ये एक लौता वर्ड है जिसे आप आसानी से क्लियर कर समझ पाते हैं। होमोजीनियस मिक्सचर आप 2 और मोर कंपोनेंट्स, 2 और मोर कंपोनेंट्स, 2 से ज़्यादा भी कंपोनेंट होंगे। अगर 2 कंपोनेंट्स होंगे तो हम उन्हें बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशन, 3 कंपोनेंट्स होंगे तो टर्नरी सॉल्यूशन। ठीक है, इस तरीके से क्वाटर्नरी सॉल्यूशन भी होते हैं। ठीक, होमोजेनियस मिक्सचर। ठीक, अब थोड़ा सा मैं और आपको बताते चलूँ, जब कंसंट्रेशन के टर्म्स पढ़ते हैं हम लोग तो परसेंटेज के हिसाब से हम इसको W/W की जो सॉल्यूट और हमारा जो सॉल्यूशन है उसको हम लोगों ने मास में मेजरमेंट किया है। हम लोग बोलते हैं परसेंटेज में W/V और परसेंटेज में बोलते हैं V/V। ठीक है, जिसका मतलब होता है कि सॉल्यूट और सॉल्यूशन, ध्यान रखिए, परसेंटेज कंपोजिशन या कोई भी तरह का कंसंट्रेशन टर्म्स हमेशा सॉल्यूट का सॉल्यूशन के साथ रिलेशन बताता है एक्सेप्ट मोलालिटी। मोलालिटी एक ऐसा टर्म है जो सॉल्यूट का सॉल्वेंट के साथ एक रिलेशन तैयार करता है। ठीक है, मोलालिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। मतलब सॉल्वेंट का मास होता है किलोग्राम में और सॉल्यूट होता है मोल में। ठीक है, बाकी जितने भी होते हैं, मतलब कि मोलारिटी कैपिटल हम जिसको इंडिकेट करते हैं मोलारिटी से, नॉर्मेलिटी से, ठीक है, ये दोनों ही, और मोल फ्रैक्शन जिसको इंडिकेट करते हैं एक्स से। तो मोलारिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, नॉर्मेलिटी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, मोल फ्रैक्शन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट या कंपोनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, परसेंटेज कंपोजिशन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन 100, ठीक है, इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन इन 100 ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूट इन ए गिवन वॉल्यूम ऑफ ए सॉल्यूशन, ठीक है, इन 100 ml या पर 100 ml। और यहाँ पे सॉल्यूट और सॉल्यूशन दोनों ही होते हैं वॉल्यूम में। मोलालिटी ये इंपॉर्टेंट है, मोल पर केजी होता है, जिसमें केजी किसका है, सॉल्वेंट का मास होता है। तो होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट्स और उसके परसेंटेज टर्म्स को हम लोग बात कर रहे थे। ठीक है, मैं आपको ले चलूँगा नेक्स्ट टॉपिक पे, राउट्स लॉ। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है, राउट्स लॉ। ठीक है, राउट्स लॉ एक्चुअली बताता है, हेनरी लॉ को थोड़ा हम एक्सटेंड करते हैं, हम बात करते हैं एक्चुअली लिक्विड सोल्यूशन की। ठीक है, हम बात करते हैं लिक्विड सोल्यूशन की, खास करके बाइनरी लिक्विड सोल्यूशन बाइनरी बात करते हैं। अगर 2 अलग अलग लिक्विड को मिलाया जाए तो, ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, प्योर स्टेट में किसी भी सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर को हम लोग देखते हैं P0 से, तो ये कहा जाता है कि जो पार्शियल प्रेशर होता है किसी भी सॉल्वेंट का जो पार्शियल प्रेशर होता है इन द सोल्यूशन, वो इक्वल टू होता है P0 इंटू एक्स, जहाँ पे x जो है ये मोल फ्रैक्शन होता है ऑफ द सॉल्वेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट, P0 प्रेशर वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट इन प्योर स्टेट, और P वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट या कंपोनेंट इन द सोल्यूशन होता है। अगर हमारे पास बाइनरी सोल्यूशन है तो इसका मतलब हमारे पास ये 2 होंगे, तो आप इसको लिखेंगे x से, और दूसरे को लिख सकते हैं कि P भी इक्वल टू P0B XB, जबकि जो P टोटल होता है वो इन्हीं दोनों का सम होता है, PA और PB। मतलब टोटल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन दोनों पार्शियल प्रेशर के सम के बराबर होगा। ये पार्शियल प्रेशर होते हैं कंपोनेंट्स के इन द सॉल्यूशन, और ये प्रेशर होता है इन प्योर स्टेट। हमेशा मोल फ्रैक्शन इंडिकेट करता है कि किसी कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर कितना ज़्यादा होगा।
आप देख पा रहे हैं जिस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन ज़्यादा होगा उसका पार्शियल प्रेशर भी ज़्यादा होगा। इस तरीके से राउल्ट्स लॉ निकालते हैं। और जब हम लोग इसका ग्राफ प्लाट करते हैं, जब ग्राफ प्लाट करते हैं तो ग्राफ में हम लोग इंडिकेट करते हैं, ग्राफ में इंडिकेट करते हैं कि ये स्ट्रेट लाइन मिलता है हमको ग्राफ, जो इंडिकेट करता है कि मोल फ्रैक्शन के साथ ग्राफ का या पार्शियल प्रेशर का क्या रिलेशन है मोल फ्रैक्शन के साथ। ठीक है, ये पी टोटल को दिखाता है, पी टोटल को मतलब कि सॉल्यूशन का प्रेशर। ठीक है, आप देख पा रहे हैं हमेशा ही सॉल्यूशन का प्रेशर, जब राउल्ट्स लॉ को सॉल्यूशन फॉलो करता है तो हमेशा ही सॉल्यूशन का प्रेशर दोनों कंपोनेंट्स के प्योर स्टेट के प्रेशर के बीच में होता है। मतलब कि हमेशा ही उन दोनों के बीच में लाई करता है। ठीक है, न तो उससे ज़्यादा होता है, ठीक है, ना तो उससे कम होता है, हमेशा उन दोनों के बीच में चलता है और मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल होता है, इसलिए लाइन हमको मिलता है स्ट्रेट लाइन ग्राफ। ठीक, अब हम आइडियल नॉन आइडियल पे आते हैं। आइडियल नॉन आइडियल का मतलब ही होता है कि हमारे पास दो तरह के कंडीशन होते हैं। जब भी सॉल्यूशन बनता है तो कंडीशन होते हैं दो तरह के। हमारे जो कंपोनेंट्स हैं वो आपस में बिहेवियर कैसा करते हैं। ठीक है, बिहेवियर कैसा करते हैं मतलब कि मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर उनका अगर सेम है, तो ऐसे में मैं अगर कहूँ कि हमारे पास दो तरह के कंपोनेंट्स हैं ए और बी, तो ऐसे में उनके इंटरेक्शन के बारे में हम लोग बात करते हैं। ए बी का इंटरेक्शन कैसा है, ए बी का इंटरेक्शन किस कैसा है, ए इंटरेक्शन मतलब कि इंडिविजुअल इंटरेक्शन के साथ, इंडिविजुअल इंटरेक्शन जो है उसके साथ आपस में कंपोनेंट का इंटरेक्शन कैसा है, या फिर ये इंटरेक्शन ज़्यादा भी हो सकता है या फिर कम भी हो सकता है। मतलब ये हुआ कि अगर दोनों कंपोनेंट्स को मिलाया जाता है, उनके आपस का इंटरेक्शन उसके इंडिविजुअल इंटरेक्शन के बराबर है तो कंडीशन आइडियल रहेगा, अगर ज़्यादा या कम है तो कंडीशन नॉन आइडियल होगा। ठीक है, और इस तरीके से हम लोग नॉन आइडियल और आइडियल कंडीशन के बारे में बताते हैं। ठीक है, मैं आपको बताते चलूँ कि अगर कंडीशन आइडियल होता है तो ऐसे में कोई बॉन्ड टूटता नहीं है और डेल्टा एच मिक्सिंग की वैल्यू बनी रहती है 0। बॉन्ड न टूटने से या बॉन्ड न बनने से डेल्टा वी मिक्सिंग की वैल्यू भी 0 बनी रहती है। जबकि नॉन आइडियल कंडीशन में यही डेल्टा एच मिक्सिंग की वैल्यू नॉन इक्वल टू 0 होती है, मतलब पॉजिटिव या नेगेटिव, मतलब कि एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक, और डेल्टा वी मिक्सिंग की वैल्यू भी नॉट इक्वल टू 0 होती है। मतलब कि अगर सॉल्यूशन नॉन आइडियल है तो कंपोनेंट्स को मिलाने पर जो नेट वॉल्यूम होगा वो एक्सपेक्टेड वॉल्यूम से ज़्यादा या कम हो जाएगा, एक्सपेक्टेड वॉल्यूम से ज़्यादा या कम हो जाएगा। सो आइडियल सॉल्यूशन का मतलब ऐसा सॉल्यूशन जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करता हो। राउल्ट्स लॉ को फॉलो करने का मतलब कि पी ए की वैल्यू पी नॉट ए एक्स ए होनी चाहिए, पी बी की वैल्यू पी नॉट बी एक्स बी होनी चाहिए, और पी टोटल की वैल्यू पी ए और पी बी के बराबर होनी चाहिए। नॉन आइडियल सॉल्यूशन में पी टोटल की वैल्यू नॉट इक्वल टू होती है पी ए प्लस पी बी, मतलब पी टोटल की वैल्यू इन दोनों की वैल्यू से ज़्यादा या कम हो सकती है। कहने का मतलब जो एक्सपेक्टेड टोटल प्रेशर हम मान के चलते हैं सॉल्यूशन का, नॉन आइडियल कंडीशन में उसकी वैल्यू ज़्यादा या कम हो सकती है, क्योंकि मॉलिक्यूल जब आपस में मिक्स किए जाते हैं तो या तो वो ग्रेटली इंटरेक्ट करते हैं, ज़्यादा इंटरेक्शन कर लेते हैं, या कम इंटरेक्शन कर लेते हैं, जिससे प्रेशर की वैल्यू कम या ज़्यादा हो जाती है, जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं होने पाता है। ठीक, अगले टॉपिक पे बात करें कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ फॉर नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ फॉर नॉन इलेक्ट्रोलाइट का मतलब है ऐसी सारी प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, जो अमाउंट पे डिपेंड करती हो, जो अमाउंट पे डिपेंड करती हो, किसके अमाउंट पे, सॉल्यूट के अमाउंट पर। ठीक है, जब सॉल्यूट के अमाउंट पे प्रॉपर्टीज़ डिपेंड करती हैं तो हमने बोलते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। नॉन इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या होता है, ऐसे सॉल्यूट जो डिसोसिएट या एसोसिएट न होते हों, मतलब आयंस प्रोड्यूस न करते हों इन द सॉल्यूशन, आयंस प्रोड्यूस न करते हों। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ होती है 4 तरह की। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, मतलब पी नॉट माइनस पी अपॉन पी नॉट इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, मतलब कि सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन जितना ज़्यादा होगा वेपर प्रेशर उतना कम होगा, वेपर प्रेशर उतना घटता जाएगा। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का मतलब कि वेपर प्रेशर डिक्रीज करता जाता है जैसे जैसे सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन बढ़ता है, क्योंकि जो सॉल्यूट है वो क्या होता है, वो
उड़ता नहीं है, स्केप नहीं करता, हम उसे क्या बोलते हैं? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। हम उसे बोलते हैं नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। ठीक है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट प्रेशर में, वेपर प्रेशर फॉर्मेशन में इन्वॉल्व नहीं होता और इसलिए वो प्रेशर को घटा देता है। प्रेशर के घटने की वजह से बॉइलिंग पॉइंट, किसी भी सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, किसी भी सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बढ़ जाता है, जिसकी वैल्यू निकालने के लिए हम लोग फार्मूला यूज करते हैं डेल्टा टी इक्वल टू के बी इंटू यम, जहाँ पे के बी इबुलोस्कोपिक कांस्टेंट है या मोलल एलिवेशन कांस्टेंट है, एम मोललिटी ऑफ द सॉल्यूशन है जिसको मोल पर केजी में निकाला जाता है, डेल्टा टी भी निकालता है कि बॉइलिंग पॉइंट कितना बढ़ गया। ध्यान रखिए, जितना ज़्यादा प्रेशर घटेगा बॉइलिंग पॉइंट उतना ज़्यादा बढ़ जाता है, जबकि फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है। डेल्टा टी एफ इक्वल टू होता है के एफ इंटू यम, जहाँ पे के एफ मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट है। वाटर के लिए इसकी वैल्यू 0.52 होती है, आपको मैंने बताया हुआ है, जबकि के एफ की वैल्यू वाटर के लिए 1.86 होती है। इसको आप लर्न रखेंगे। चौथा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है ऑस्मोटिक प्रेशर, पाई इक्वल टू सी आर टी, जहाँ पे सी कंसंट्रेशन होता है और ये कंसंट्रेशन का टर्म्स मोलरिटी के टर्म्स में होता है, मोलरिटी के टर्म्स में होता है। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर का मतलब होता है द प्रेशर एक्सर्टेड ओवर द वॉल ऑफ द कंटेनर या सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इन इक्विलिब्रियम स्टेट। ठीक है, ड्यूरिंग द फ्लो ऑफ द सॉल्वेंट, जब सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल फ्लो करता है क्रॉस द एसपीएम, तो कितना प्रेशर एक्सर्ट होता है एसपीएम पर, उसी का मेजरमेंट है ऑस्मोटिक प्रेशर, जो उसी सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन, गैस कांस्टेंट और गिवन टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा सी की वैल्यू होगी, मतलब कंसंट्रेशन जितना ज़्यादा होगा, पाई की वैल्यू उतनी ज़्यादा होती जाएगी। ये चार कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ होते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट के, तब जब सॉल्यूट एसोसिएट या डिसोसिएट नहीं करेगा, आयंस प्रोड्यूस नहीं करेगा। ठीक है, मैं कंटिन्यूसली बोले जा रहा हूँ, लेकिन आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं कि मैं क्या बोल रहा हूँ, नहीं तो आपको सब हवा नहीं लगेगा, सब ऊपर से चला जाएगा। आराम से टॉपिक को देखिए, समझिए, समझने की कोशिश करिए। ठीक है, अगले टॉपिक पे आते हैं, वांटा फैक्टर प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट का मतलब एसोसिएशन या डिसोसिएशन होने वाला है, एसोसिएशन या डिसोसिएशन होने वाला है। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि डिसोसिएशन, अगर सॉल्यूट मिलाने पर सॉल्यूट डिसोसिएट हो गया तो पार्टिकल के नंबर एक्सपेक्टेड से ज़्यादा हो जाते हैं, जबकि अगर एसोसिएशन हो गया तो पार्टिकल के नंबर एक्सपेक्टेड से कम हो जाते हैं। और पार्टिकल का नंबर कम होने से, जैसे कि मैंने बोला, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड करता है, तो अगर अमाउंट बदल जाएगा तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ भी वैरी कर जाते हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ भी वैरी कर जाते हैं। और इसलिए सारे की सारी प्रॉपर्टीज़ में करेक्शन करने के लिए वांटा ने एक फैक्टर प्रोड्यूस किया जिसको कहा गया वांटा फैक्टर। जिसको कहा गया वांटा फैक्टर इंडिकेट किया जाता है आई से, इंडिकेट किया जाता है आई से। ठीक है, डिसोसिएशन, अब दो तरह के डिसोसिएशन होते हैं। ठीक है, कंप्लीट और इनकम्प्लीट, कंप्लीट और इनकम्प्लीट। कंप्लीट डिसोसिएशन का मतलब कि जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होगा वो 100% होगा, अल्फ़ा की वैल्यू, जबकि यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू लेस देन 100% होगी। ठीक है, लेस देन अल्फ़ा 100% का मतलब कि अल्फ़ा की वैल्यू 1 से कम ही रह जाएगी, अल्फ़ा की वैल्यू 1 से कम रह जाएगी। ठीक है, लेस देन 1, और यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू कंप्लीट रहेगी 1। ठीक है, अगर हम यूनिटी कंडीशन में मानते हैं तो ध्यान रखिए, अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कंप्लीट है तो ऐसे में 100% होगा। ठीक है, अब मान लीजिए हमारे पास, मैंने कहा कि KCl है और ये 100% डिसोसिएट होता है, इसका मतलब अल्फ़ा की वैल्यू कितनी हो गई? 100%। तो ऐसे में एक मोल पार्टिकल प्रोड्यूस करेगा 2 मोल आयन, और उसी समय आई की वैल्यू हो जाएगी 2। इसका मतलब आई जो है असल में वो बताता है कि जो पार्टिकल पहले थे उसका जो पार्टिकल बाद में होंगे उसके साथ क्या रिलेशन है, मतलब रेशियो। आई की वैल्यू होती है रेशियो, ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल का मतलब यन, मैं यन कहूँगा, एन ऑब्जर्व्ड अपॉन एन कैलकुलेटेड। ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर एसोसिएशन या डिसोसिएशन अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर एसोसिएशन या डिसोसिएशन जो है वो आई को कैलकुलेट करवाता है।
ठीक है। जबकि दूसरे तरीके से मैं कहूँ आई की वैल्यू कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से भी कैलकुलेट की जा सकती है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ ऑब्जर्व्ड अपॉन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ कैलकुलेटेड। ठीक है, मैं आपको बता दूं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में हमेशा ही नंबर ऑफ पार्टिकल उसके प्रोपोर्शनल होता है। मोलरिटी का मतलब होता है मोल पर केजी, तो मोल प्रोपोर्शनल हो गया कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के, इसलिए डेल्टा ऑब्जर्व्ड अपॉन डेल्टा कैलकुलेटेड है, जहाँ पे डेल्टा जो है वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ होता है। आई निकालने का एक तरीका और भी होता है, मोलर मास के टर्म्स में भी आप बता सकते हैं। मोलर मास का टर्म्स के में आप बताते हैं कि यहाँ पर डेल्टा जो है वो कैलकुलेटेड अपॉन ऑब्जर्व्ड होगा, क्योंकि जो क्वांटम फैक्टर है वो मोलर मास के, ठीक है, मोलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल चलता है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे ऑब्जर्व्ड आप देख पा रहे हैं, डेल्टा मैंने लिख दिया, सॉरी मोलर मास लिखना चाहिए था मुझे। मोलर मास कैलकुलेटेड, मोलर मास ऑब्जर्व्ड। कैलकुलेटेड का मतलब एक्चुअली होता है नॉर्मल मोलर मास, तो आई का मतलब नॉर्मल मोलर मास अपॉन एब नॉर्मल मोलर मास होता है। ठीक है, ये आप देख पा रहे होंगे कि इस तरीके से हम आई निकालते हैं, लेकिन इससे आप आई निकालना इतना आसानी से समझ नहीं पाते होंगे। मैं आपको थोड़ा दिखाऊंगा कि एग्जाम्पल लेकर के, ठीक है, एग्जाम्पल लेके दिखाऊंगा। एग्जाम्पल लेने के लिए मैं आपको दिखाता हूँ CH3COH का मालिक्यूल का। ठीक है, आप देखिए ये टूटेगा तो बनाएगा एसीटेट आयन और H+ बनाएगा। ठीक है, तो ऐसे में अगर मान लीजिए कि स्टार्टिंग में इसका 1 मोल रहा हो तो इसके कुछ भी आयन नहीं बनेंगे, थोड़े समय के बाद इसमें से कुछ आयन निकल गए हों तो ये बचेगा 1 - अल्फ़ा और ये अल्फ़ा और अल्फ़ा बचेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल कितने बचे, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हो गए इक्विलिब्रियम पर 1 - अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा, तो टोटल कितना हुआ, तो टोटल आप कहेंगे सर 1 - अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा इक्वल टू 1 + अल्फ़ा। टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स 1 + अल्फ़ा, तो आई की वैल्यू हो गई टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर एसोसिएशन डिसोसिएशन 1 + अल्फ़ा अपॉन बिफोर मैंने वैल्यू कितनी ली थी 1, तो ये 1 + अल्फ़ा जो है वो आई की वैल्यू हो गई फॉर बाइनरी इलेक्ट्रोलाइट। बाइनरी इलेक्ट्रोलाइट के लिए आई की वैल्यू 1 + अल्फ़ा होती है। इसी तरीके से अगर आप डिसोसिएशन दिखाते हैं तो मैं आपको दिखाऊं कि CH3COH का एग्जाम्पल मैं लेता हूं। बेंजीन में एसिटिक एसिड डायमराइज हो जाता है और वो CH3COH का होल ट्वाइस हो जाएगा। अगर स्टार्टिंग में ये 1 मोल लिया जाता है, अगर स्टार्टिंग में 1 मोल लेंगे तो ये 0 बनेगा, थोड़े समय के बाद इसमें से कुछ डिसोसिएट हो जाएगा तो निकल जाएगा 1 - अल्फ़ा, जबकि ये अल्फ़ा/2 हो जाएगा। अल्फ़ा/2 क्यों हुआ, क्योंकि डाइमराइज हो गया। तो टोटल वैल्यू क्या हो गई, टोटल वैल्यू क्या हो गई 1 - अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा/2। ठीक है, 1 - अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा/2 वैल्यू हो गई। अब इसको थोड़ा आप सॉल्व करेंगे तो आप बताएंगे कि आई की जो वैल्यू होगी यही रह जाएगी, क्योंकि अपान 1 करेंगे तो 1 - अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा/2 करेंगे तो आई थिंक 1 - अल्फ़ा/2 सॉल्व करके ये वैल्यू आ जाए। ठीक है, थोड़ा सॉल्व करके वैल्यू चेक करिएगा कि वैल्यू क्या आ रही है, 1 - अल्फ़ा/2 ये वैल्यू आनी चाहिए। ठीक है, तो बाइनरी डाइमराइजेशन के लिए आई की वैल्यू 1 - अल्फ़ा/2 होती है, फिक्स वैल्यू है। जबकि बाइनरी इलेक्ट्रोलाइट के लिए आई की वैल्यू डिसोसिएशन में 1 + अल्फ़ा होती है, ये भी वैल्यू फिक्स है। तो इस तरीके से एसोसिएशन या डिसोसिएशन करना सीखिए। ठीक है, और ये एक मैं क्विक रिवीजन के लिए लाया था, अगर आवश्यकता पड़ेगी तो मैं एक बार इसको और लाऊंगा, आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, कि यहाँ पर मैं इसको क्या बता रहा था, अगले लेक्चर में अगर आवश्यकता पड़ेगी तो मैं इसको और दिखाऊंगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।